हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि अपना नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री तो एक नया टॉपिक है और एक नए जोश के साथ पढ़ना है आपको भी। और ये शुरू करवाने का रीज़न यही है कि रिएक्शन मैकेनिज़्म वाला पार्ट शुरू होने वाला है जिसमें हम स्टीरियो केमिस्ट्री का भी काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं, इसीलिए स्टीरियो केमिस्ट्री करना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है स्टीरियो केमिस्ट्री ख़त्म होने के बाद रिएक्शन मैकेनिज़्म शुरू होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री साथ साथ चलती रहेगी आपके रिएक्शन मैकेनिज़्म के साथ। कुछ चीज़ें जो हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म में पढ़नी पड़ेंगी स्टीरियो केमिस्ट्री की, इसीलिए स्टीरियो केमिस्ट्री को पहले आपको करवाया जा रहा है। तो इसको शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, नए टॉपिक को। और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आप अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो नए नहीं हैं वो भी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और जो नए हैं वो भी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सभी तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, सभी को पता चलना चाहिए कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो चलिए बिना कोई टाइम को ख़राब करते हुए हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। और उसमें जो सब टॉपिक है आपका वो क्या है, आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैरिज्म। तो इसमें एक एक चीज़ पढ़ते जाएंगे कि डेफिनेशन को पढ़ेंगे और चीज़ें एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। तो देखो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। एमएफ का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला है एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब कि जिन कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा उसको क्या बोलेंगे हम, स्टीरियोआइसोमर बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक और कंडीशन आती है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होना चाहिए, लेकिन स्टीरियो की बात कर रहे हैं ना, लेकिन डिफरेंट स्पेशल ओरिएंटेशन। किसका ओरिएंटेशन? ग्रुप्स और एटम का। जो भी ग्रुप दिया हुआ है या फिर एटम दिया हुआ है उनका ओरिएंटेशन। और एटम्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। मतलब कि आपका कोई भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, लेकिन उनका जो स्पेशल ओरिएंटेशन है ग्रुप और एटम का वो आपका डिफरेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो CH3 या हाइड्रोजन देख लीजिए, इसका जो स्टीरियो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, सेम है। इसमें किससे, ये देखिए इससे CH3HCH देख सकते हैं आप। आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। बस डिफरेंस किस में है, इसमें जो है, इसमें जो CH3 क्या है, सेम साइड है, और इसमें क्या है, डिफरेंट साइड है। डिफरेंट साइड का मतलब है कि ये सेम साइड है, ये डिफरेंट साइड है। इसमें एक टर्म भी यूज़ करते हैं, उस टर्म को क्या कहते हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको चीज़ों का पता चलता जाएगा। तो फिलहाल हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये होता है आपका। ठीक है, इधर आप लिख भी सकते हैं ये क्या है, दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर्स है। ठीक है, इनका जो ओरिएंटेशन है एटम का, सॉरी एटम या ग्रुप जो भी दिया होगा आपका वो डिफरेंट है। एक क्या है, सेम साइड है, ये भी देख सकते हो। HH भी क्या है, सेम साइड है। यहाँ पर HH भी क्या है, डिफरेंट साइड है। तो ये आपके स्टीरियो आइसोमर्स हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, फर्दर जो है ये दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक कॉन्फ़िगरेशनल और दूसरा जो है वो आपका कन्फर्मेशनल। ठीक है, दो हिस्सों में यह बांटा जाता है इस तरीके से। इसमें भी हम जो है कन्फिग्रेशनल पढ़ते हैं। सबसे पहले कन्फिग्रेशनल के बारे में पढ़ते हैं, तो हेडिंग डालेंगे आप क्या, कन्फिग्रेशनल। तो बने रहिएगा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आता रहेगा आपको इस चैप्टर में। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे इसके एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आपको थ्योरी का पता होना चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री में। कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो चलिए ये आइसोमर क्या होते हैं ये देखिए। इसको पहले डेफिनेशन में लिख देता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। दीज स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्वियस सी बात है स्टीरियो आइसोमर्स ही होंगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन किसका पार्ट है, स्टीरियो आइसोमर्स का ही है। विच आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल इनटू ईच अदर आर कॉल्ड कन्फिगरेशनल। मतलब कि आपस में इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते हैं आइसोमर्स।
इंटर कन्वर्टिबल का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कब? अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते। चलिए मैं बता ही देता हूँ, इसमें ही बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये मैंने ए लिया, ये मैंने बी लिया, यहाँ पर मैंने ए लिया, यहाँ पर मैंने बी लिया, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, ये जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये क्या आप इसको रोटेट कर सकते हैं क्या इसको? मतलब कि ये वाले एटम को, ये कार्बन वाले एटम को अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूँ और इस वाले कार्बन को, देखिए इसको, इस वाले, अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूँ, इस वाले कार्बन को कांस्टेंट रखूँ और इस कार्बन को घुमाना चाहूँ, घुमाना कैसे चाहूँ, इस तरीके से मैं घुमाना चाहूँ, अगर, क्या मैं घुमा पाऊँगा? नहीं घुमा पाऊँगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होता तो सिंगल बॉन्ड के विद रिस्पेक्ट में रोटेशन आसान होती है, डबल बॉन्ड को घुमाना इतना आसान नहीं होता है। तो अगर मैं इस कार्बन को घुमाऊंगा, या फिर ये सोच लीजिए कि मैं, या फिर ये सोच लीजिए इस वाले कार्बन को मैं कांस्टेंट रख दूं, इसको घुमाना चाहूँ तो भी नहीं घुमा पाऊंगा। तो ये आपस में क्या है, दोनों इंटर कन्वर्टिबल है। ये इंटर कन्वर्टिबल है, इनको आप घुमा नहीं सकते हो किसी भी कार्बन को, ठीक है। तो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से आपका स्टीरियो आइसोमर होता है, कौन सा, कॉन्फ़िगरेशनल होता है। ये आपका इंटर कन्वर्टिबल होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से। रिंग भी हो सकता है, रिंग भी आपका क्या होता है, इंटर कन्वर्टिबल नहीं होता, नॉन इंटर कन्वर्टिबल जिसे बोलते हैं, नॉन इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में आपको नॉलेज होती जाएगी, अच्छी खासी नॉलेज, तो आपका ये क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर इसे कहते हैं, कि जो कि नॉन इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। चलिए, इतनी बात भी ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, ये भी दो तरीके के होते हैं फर्दर, ये भी दो तरीके के होते हैं फर्दर। कौन कौन से? एक तो होता है ज्योमेट्रिकल, जिसको आप जीआई भी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आइसोमर्स जिसको हम जीआई भी कहते हैं। और उसके बाद होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, आइसोमर्स। इसको ओआई से मत रिप्रेजेंट करिएगा, नहीं तो आपको लगेगा ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है ये। तो ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब नहीं है, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करेंगे जब भी ओआई की बात करेंगे फ़िलहाल, ठीक है। फ़िलहाल अभी ऑप्टिकल इनएक्टिव की बात, सॉरी, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करेंगे। तो इसमें से फर्दर हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, या फिर जीआई की बात करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं आपके? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, देखो देखो, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है? अभी तक मैंने पढ़ा है कि सबसे पहले बताया कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने बताया कि जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, और बट डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है, दैट इज़ योर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसके बाद वो दो तरीके के होते हैं, कॉन्फिगरेशनल होता है, कन्फॉर्मेशनल होता है। उसके बाद कॉन्फिगरेशनल को हमने पहले किया, कॉन्फिगरेशनल की डेफिनेशन बताई हमने कि जो स्टीरियो आइसोमर नॉन इंटर कन्वर्टिबल होते हैं वो सिंपल कॉन्फिगरेशनल कहलाते हैं। कन्फिगरेशनल भी फर्दर दो तरीके के में बांटे गए हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को क्या कहते हैं? देखो, दीज दीज स्टीरियो आइसोमर्स, दीज स्टीरियो आइसोमर्स विच आर, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्फिगरेशनल के हैं तो नॉन इंटर कन्वर्टिबल तो होंगे, नॉन इंटर कन्वर्टिबल, नॉन इंटर कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर, इनटू ईच अदर, इनटू ईच अदर, ठीक है, इनटू ईच अदर, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि जैसे कि आपका ये, इसकी बात करूँ मैं, ये वाली, इस एग्जांपल की, तो एक एग्जांपल में क्या मैंने कहा कि इसको आप घुमा नहीं सकते, ठीक है। घुमाने का मतलब क्या है? जैसे कि इसको घुमा के अगर मैं इसी का पार्ट लिख दूँ इस तरीके से, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर मैं लिख दूँ बी, और यहाँ पर ए लिख दूँ, और यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी ही लिख दूँ, ठीक है। ये दोनों में आपस में क्या है, आपके जीआई शो करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, कि देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे, मैंने ये बताया कि इसको आप क्या है, इसको आप रोटेट नहीं कर सकते, रोटेट कर कर आप इन दोनों, इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, नॉन इंटर कन्वर्टिबल कहा गया है, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, जीआई शो करेंगे, मतलब जो कंपाउंड आपस में नॉन इंटर कन्वर्टिबल होंगे ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब है डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इस डबल बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते और आप इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते इस वाले में, तो ये आपका क्या होगा, जीआई शो करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी में समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे समझो, सी डबल बॉन्ड सी है, सी एल है, हाइड्रोजन है, सी एल है, और हाइड्रोजन है, इस तरीके से है। अब मैं इसको बोलूँ कि क्या आप सी एल सी, ये आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इनके ओरिएंटेशन डिफरेंट है। क्या इस कंपाउंड को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें रोटेट करके? तो क्या पॉसिबल है ये? आप बोलोगे कि नहीं सर, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो जो ये आपका इस तरीके से है, ये घुमा नहीं सकते, और घुमा के आप इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब घुमाओगे ना तभी ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगी।
जब आप इसको घुमाओगे, जब आप इसको घुमाओगे, इसको घुमाओगे, तभी तो ये स्ट्रक्चर मिलेगी। लेकिन इसको आप घुमा नहीं सकते हो क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसलिए नॉन इंटर कन्वर्टिबल है। अगर नॉन इंटर कन्वर्टिबल होगा तो ये जीआई शो करेंगे, ठीक है, जीआई शो करेंगे, नॉन इंटर कन्वर्टिबल होना चाहिए। इसमें कंडीशन देखो, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखना। कंडीशन करने के लिए 2-3 कंडीशन होती है, इसको देख लो, फिर आप आसानी से समझ जाओगे। देखो, सबसे पहले जीआई शो करने के लिए कंडीशन फॉर शोइंग जीआई, जीआई शो करने के लिए कंडीशन हम देख रहे हैं। तो मॉलिक्यूल शुड हैव, पहली बात तो देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, मॉलिक्यूल शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इस तरीके से है, उसके बाद मान लो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इस तरीके से है, ठीक है, या फिर यूँ मान लो कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इस तरीके से है, या फिर कोई रिंग प्रेजेंट हो, या फिर एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है जो कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेगा आपका, ठीक है। तो मतलब इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपका होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट होना चाहिए, वो डबल बॉन्ड के थ्रू हो, या फिर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के थ्रू हो, या फिर रिंग के आपके विद रिस्पेक्ट हो, ठीक है, इस तरीके से। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन कहता है कि एटलीस्ट टू एटम्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कि मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पर मैंने ए और बी लिखा इस तरीके से, और ये मैंने लिखा ए और बी लिखा इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें इसमें जो आपका ये है, ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा से इसको समझाता हूँ। जैसे कि ये वाला है, जैसे ये कार्बन है, ये क्या है आपका, ये आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला पार्ट है, यहीं पे क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला पार्ट है। इसके हर पार्ट पे, इसके हर एंड पे जो ग्रुप्स हो या एटम्स लगे हुए हैं, ये क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए इससे। मतलब ए और बी डिफरेंट होने चाहिए, ए और बी डिफरेंट होने चाहिए। सिमिलरली अगर मैं इसको सी डी ले लूँ, सी डी ले लूँ, अगर सी डी ले लूँ इसको, सी डी, तो इसको भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट ही होना पड़ेगा, डिफरेंट ही होना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपको क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो, समझो एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये मैंने लिया ए इस तरीके से, डबल बॉन्ड कार्बन ए, या फिर इसको मैं बी ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, इसको ए ले लेता हूँ, ठीक है, बी ए ले लेता हूँ। इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ, इस तरीके से, सी ए बी, डबल बॉन्ड कार्बन ए बी, और इसको मैं इधर से बनाता हूँ बी कार्बन ए डबल बॉन्ड कार्बन ए बी। ये देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है इसमें, और क्या दिखा रहा है ये, जीआई शो करेगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और दूसरा आपका क्या है, डिफरेंट वैलेंसीज है। मतलब यहाँ पर एक एंड पे क्या है, ए बी है, ये भी डिफरेंट है, और ये भी ए बी है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, और ये डिफरेंट है, ठीक है। हमें इससे इसका कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है इतने वाले पार्ट से और इतने वाले पार्ट से, यहाँ पर जो है डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए, ठीक है। आपको इस तरीके से करना है, तो ये आपका जीआई शो करेंगे। देखो, अब देखो कौन से नहीं करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। देखो, अगर मान लो मैं इस तरीके से लूँ, जैसे कि कोई मैंने ये एटम लिया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से एक्स लिया मैंने, ये वाई लिया मैंने, ये मैंने ए लिया, और ये मैंने बी लिया। तो अब मैं पूछूं कि बच्चों बताओ कि इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे क्या ये जीआई शो कर सकता है, क्या ये जीआई शो कर सकता है। देखो रिंग है, रिंग में तो कोई भी कर सकता है आपका, लेकिन यहाँ पर देखो, आप देखोगे तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा जी, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और सेम वैलेंसीज है इनकी, दोनों हाइड्रोजन की सेम वैलेंसीज है। तो इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट तो जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, इस वाले कार्बन की, या फिर मैं इस वाले कार्बन की बात करूँ, या फिर इस वाले कार्बन की बात करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये आपका जीआई शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी वैलेंसी डिफरेंट है, इसकी भी डिफरेंट है, तो ये क्या शो कर सकता है। देखो कैसे, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ ऐसे, और ये x लिख देता हूँ ऊपर, ये y लिख देता हूँ। इसको मैं कैसे लिख दूँ, ए बी लिख दूँ इस तरीके से, और इसको इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ ऐसे। देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो ही गया, क्योंकि आपको पता है रिंग जो होते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा आपको, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताऊँगा इसको अभी, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली आपकी वो चीज़ आएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो। आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे उस चीज़ को आप ध्यान में रखकर, तो इसलिए देखते रहिएगा इसको। तो यहाँ पर देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और ये आपका जीआई शो करेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर y हो गया, यहाँ पर x था, यहाँ पर नीचे y था, इसमें ऊपर x है, ठीक है, इस तरीके से।
सिमिलरली अगर मान लो सी डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर ए लिख दिया मैंने, यहाँ बी लिख दिया, और यहाँ मैंने एक्स लिख दिया और यहाँ भी एक्स लिख दिया, तो देखो देखो यहाँ तो ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो वैलेंसीज डिफरेंट है, लेकिन बच्चों यहाँ पर वैलेंसीज क्या होगी, सेम हो गई। सेम होने की वजह से है ये जी आई शो नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सी डबल बॉन्ड एक्स वाई इस तरीके से ए और बी, तो क्या ये जी आई शो करेगा, बिल्कुल ये जी आई शो करेगा। तो इसमें क्योंकि डिफरेंट वैलेंसीज हैं, डिफरेंट वैलेंसीज हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी पॉइंट छूटा ना तो आपका क्वेश्चन फंस सकता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है किसी एक पॉइंट पे उठाकर क्वेश्चन बना देगा आपका, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या कौन सा पॉइंट यूज़ हो रहा है इसमें। तो इसलिए आप ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। और देखिए सिस्ट्रांस वाला हो गया, इसका हो गया। अब एक नोट डाल के लिख सकते हैं, आप नोट डाल के लिख सकते हैं, या फिर उससे पहले एक और चीज़ लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है, देखो लिखवाई देता हूँ पहले इसको, डिस्टेंस बिटवीन टू पर्टिकुलर वैलेंसीज एट डिफरेंट एटम्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। आर को मैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन लिख रहा हूँ, शुड बी डिफरेंट। मतलब कि क्या है, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पर्टिकुलर वैलेंसीज एट डिफरेंट एटम्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब कि जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ए और बी, और ये ए और ये बी, तो इसमें देखो डिस्टेंस ये वाली D1, ठीक है, ये वाली D1 है, डिफरेंट एटम की जो डिस्टेंस है ये वाली डिफरेंट है। इस तरीके से अगर मैं चेक करूँ तो ए बी बी, ये जी आई शो करेंगे, बिल्कुल जी आई शो करेंगे। और इसमें देखो इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी डिस्टेंस में D1 ले लूँ, इसकी D2 ले लूँ, तो जो D1 है वो D2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यही बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पर्टिकुलर वैलेंसीज, जैसे दो पर्टिकुलर ए को मैंने सेलेक्ट किया है, टू पर्टिकुलर वैलेंसीज एट डिफरेंट एटम्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के डिफरेंट एटम, ये एक एटम है, ये इसका दूसरा एटम है, मतलब डिस्टेंस जो है इनका डिफरेंट होना चाहिए। एक पर्टिकुलर एटम का, किसी भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के एक पर्टिकुलर एटम का दूसरे एटम के साथ जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपका D1 नॉट इक्वल टू D2 आ जाएगा। अब एक नोट डाल के लिख सकते हैं, दो नोट हैं, इंपॉर्टेंट नोट है, आपका ध्यान में रखना है इसको। क्या पहला तो जो लोन पेयर होगा उसको क्या कंसिडर करना है, कंसिडर एज ए लोन पेयर, कंसिडर एज अ वैलेंसी, इसको वैलेंसी की तरह कंसिडर करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है जो आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट वैलेंसीज, तो इनको भी क्या करना है, डिफरेंट वैलेंसी की तरह ट्रीट करना है आइसोटॉप्स को, ठीक है। क्वेश्चन मैं भी आपको करवाता हूँ, देखो 4-5 क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आपको 2-4 करवाता हूँ, फिर 2-4 आप खुद करिएगा और फिर बताइएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो पहला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले मैं एक बार रिव्यू दे देता हूँ आपको, इसमें कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मतलब उसमें रिंग प्रेजेंट हो एटलीस्ट, या फिर उसमें डबल बॉन्ड एटलीस्ट प्रेजेंट हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपका जो दो एटम है उसमें डिफरेंट वैलेंसीज होने चाहिए, ठीक है। सेम वैलेंसी नहीं होनी चाहिए, एक जैसे एटम नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए किसी भी रिस्ट्रिक्टेड एटम के एक एंड पे, ठीक है, पहली चीज़। तीसरी चीज़ ये मैंने बताई कि डिस्टेंस जो है दोनों, एक पर्टिकुलर एटम है, जो कोई भी पर्टिकुलर एटम है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का, वो डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे CH ये लिख दिया मैंने, इसमें बताना है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा कि नहीं होगा। तो चलो अभी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसमें देखो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, इन दो में बताना है। तो देखो आप पहले पोज करके खुद ट्राई करिए, चलो कर लिया होगा आपने, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H है और CH3 है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर H है और CH3 है। तो क्या ये GI शो करेगा, इसमें बताना है कि GI शो करेगा कि नहीं चेक करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स है, GI करवा रहा हूँ तो GI के ही एग्जाम्पल्स होंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो GI शो करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल सही करेगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डबल बॉन्ड है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। दूसरी चीज़, हर कार्बन पे, दोनों कार्बन पे, मतलब इन दोनों कार्बन पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले कार्बन जो है इनमें डिफरेंट वैलेंसीज हैं, ये मतलब इसकी वैलेंसीज देखो, मैंने कहा था कि एक एंड पे चेक करना है इस पे और फिर चेक करना है इस पे, दोनों पे क्या डिफरेंट है, तो ये वाला GI शो करेगा।
अब इसमें देखो, इसमें H है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है और H है और Cl है। क्या इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? बिल्कुल प्रेजेंट है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। लेकिन सेकंड कंडीशन कहता है कि वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए। क्या वैलेंसीज डिफरेंट हैं इसमें? मैं कहूँगा कि इसमें तो वैलेंसीज डिफरेंट हैं, लेकिन इसमें वैलेंसीज डिफरेंट नहीं हैं। मतलब इसमें वैलेंसीज डिफरेंट है, इसमें वैलेंसीज डिफरेंट नहीं है, सेम वैलेंसी है, सेम वैलेंसी। तो सेम वैलेंसी का क्या मतलब है? ये जी आई शो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एक करेगा, दूसरा नहीं करेगा। देखो, अगला एग्जाम्पल देख लो, अगला एग्जाम्पल देखो, रिंग का एग्जाम्पल करवाता हूँ। देखो, Cl और ये आपका Cl। तो बेटा जी मेरे को बताओ कि यहाँ पर तो क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वाले कार्बन की बात करूँ, फिर से इस वाले कार्बन की, देखो ये वाला कार्बन जो है, तो इस कार्बन में, इस वाले कार्बन में देखो, इसमें हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये सेम वैलेंसी होगी, तो यहाँ पर तो जीआई शो नहीं करेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर देखो क्लोरीन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रहा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन रहा होगा। अगर कुछ नहीं दिया होता कार्बन के साथ, तो वहाँ पर हाइड्रोजन ही माना जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन देखो, यहाँ पर इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट में, इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट में क्लोरीन और हाइड्रोजन है, और इसके विद रिस्पेक्ट में क्लोरीन और हाइड्रोजन है। तो मतलब कि यहाँ पर जीआई शो करेगा। ठीक है, तो ये जीआई शो करता है। और एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल, आप एक एक एग्जाम्पल को करेंगे, हर एग्जाम्पल में आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ, पहले खुद ट्राई कीजिए, और उसके बाद फिर नहीं होता है तो मैं तो बैठा ही हूँ यहाँ पे आपको करवाने के लिए। चलिए ठीक है, अब देखिए, तो ये भी हो गया आपका। अब जैसे अगला एग्जाम्पल है इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और CH3, इसकी वैलेंसीज तो क्या है, डिफरेंट है, और साथ में डबल बॉन्ड है, N है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, OH भी प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे कि सर इसके पास तो नाइट्रोजन के पास OH है, तो बेटा जी इसके पास लोन पेयर भी है, और मैंने नोट में लिखवाया था, लोन पेयर को कंसिडर करना है क्या, एज अ वैलेंसी। तो मतलब कि लोन पेयर अगर प्रेजेंट है इस पर, तो ये वैलेंसी की तरह ट्रीट करना है, और इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है। तो लोन पेयर एक अलग वैलेंसी, OH एक अलग वैलेंसी, और H अलग वैलेंसी, CH3 अलग वैलेंसी। मतलब कि दोनों रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पे आपका क्या है, सारी वैलेंसीज डिफरेंट है, मतलब कि ये जीआई शो करेगा। ठीक है, जीआई शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो ClCH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से है। अब देखो CH, अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बाद ये H और Cl है। ठीक है, और इसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके बाद दो लोन पेयर होते हैं। अब देखो, दो लोन पेयर का मतलब है, ये तो आपका क्या शो करेगा, सेम वैलेंसी होगी इसकी, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लोन पेयर तो सेम हो गए आपके। तो आपका ये वाला जीआई जो है वो शो नहीं करेगा। इसके पास तो है, लेकिन इसके पास शो नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, चलिए, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आप खुद करके बताइएगा, क्या इसमें शो करेगा कि नहीं करेगा। CH3 N लोन पेयर है, N CH3 है, क्या ये शो करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है और CH3 डिफरेंट वैलेंसी है। फिर इस नाइट्रोजन के पास चेक करेंगे, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास CH3 है, तो ये भी डिफरेंट है। तो ये क्या करेगा, जीआई शो करेगा, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो प्रेजेंट है ही आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे क्वेश्चन। और देखिए, अगर मैं बात करूँ ट्रिपल बॉन्ड की बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन CH3, क्या इसमें करेगा? क्या इसमें करेगा? क्या नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, जीआई की कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है ये, इसमें तो वैलेंसीज ही नहीं है डिफरेंट। क्यों? इसमें जीआई की कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है, ये आपका जीआई शो नहीं करेगा। यहाँ पर क्या है, सिर्फ CH3 प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है, लीनियर है ना, लीनियर। अब लीनियर को क्या बनाओगे, किस तरीके से बनाओगे, एक ही जगह रहने वाला ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर लोगे। अब देखो एक और एग्जाम्पल, एक ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। मैं बोलता हूँ कि क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? ट्राई करो अपनी नोटबुक में, मैं आपको टाइम देता हूँ, 1 2 3। कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसके विद रिस्पेक्ट चेक करूँ, इसके विद रिस्पेक्ट अगर मैं चेक करूँ, इसके विद रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर कार्बन की देखो दो वैलेंसी जो है वो सेम है, सेम है, सेम है। यहाँ पर मैं चेक करूँ, यहाँ पर मैं चेक करूँ, तो इसकी भी क्या है, सेम है, सेम है। तो इसके विद रिस्पेक्ट जीआई शो नहीं करेगा, इसके विद रिस्पेक्ट जीआई शो नहीं करेगा। और लेकिन यहाँ चेक करूँ इस वाले कार्बन में, इस वाले कार्बन में, तो आपको दिखेगा कि एक हाइड्रोजन है और एक ही पूरा ग्रुप है। इसके पास भी एक हाइड्रोजन है और इसके पास भी पूरा ये ग्रुप है। मतलब कि इसके दो डिफरेंट वैलेंसीज हैं। देखो मैं इस वाले कार्बन को ही बना देता हूँ, ये हाइड्रोजन होगा, ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से होगा। ठीक है, और ये आपका कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, CH डबल बॉन्ड CH2 होगा, ये होगा।
तो क्या ये GI शो करेगा? मैं कहता हूँ बच्चों बिल्कुल करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। देखो, कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि यहाँ पर एक में GI शो कर रहा है, एक में भी नहीं कर रहा है और इसमें जो है GI शो करेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? अगर एक जगह भी आपका GI शो कर रहा होगा तो जो ओवरऑल मॉलिक्यूल होगा वो आपका GI शो करेगा। ठीक है, ये उसी तरीके से है जैसे ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव में पढ़ते हो कि अगर एक कंपाउंड में ऑप्टिकली इनएक्टिव आ गई फिर तो भले ही और किसी भी साइड से ऑप्टिकल एक्टिव हो रहा हो, लेकिन उसको ओवरऑल क्या मानते हो? इनएक्टिव ही मानते हो। ठीक है, वो मैं बताऊंगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चीज़ों को आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो आगे बताएंगे ही, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर नोट डाल के आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? मोर देन टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, देखो दो से दो है ना, दो या दो से ज़्यादा, टू रिस्ट्रिक्टेड, देखो एक ये है, दो ये है और तीसरा ये है, टू या टू से ज़्यादा। इफ़ मोर देन टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देन check all restricted atom, and if any one of them will show GI, then GI will occur. ठीक है, एक भी अगर आपका GI शो कर रहा होगा तो GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा वो। ठीक है तो इस तरीके से आपको करना है, तो क्या मुश्किल है इसमें? ठीक है, और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि मान लो इसी में कर देते हैं, तो जैसे कि ये है यहाँ से देखना है, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं, डबल बॉन्ड ये वाला लेता हूँ, नाइट्रोजन है, लोन पेयर और हाइड्रोजन है, और CH3 है और H है। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि जो रिंग होता है, रिंग को एज ए डबल बॉन्ड ट्रीट किया जाता है, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना सीखा होगा, आपने बहुत पहले स्टार्टिंग में ही करवाते हैं। तो जो रिंग होता है, रिंग को एज ए डबल बॉन्ड भी ट्रीट किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, हालांकि दोनों चीज़ अलग हैं, लेकिन रिंग को मैंने बताया आप डबल बॉन्ड ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस हाइड्रोजन है इसके पास और लोन पेयर है, डिफरेंट वैलेंसी है, CH3 है और हाइड्रोजन है, डिफरेंट वैलेंसीज है, तो GI शो करेगा ये। ठीक है, इस तरीके से GI शो करेगा। चलिए, एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लो अगर मैं इस तरीके से दे दूँ, इधर ही मैं कर लेता हूँ, ऐसे दे दूँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और OH, ऐसे दे दूँ और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दूँ, तो बच्चों बताओ मेरे को, क्या ये GI शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। कौन सी? एक तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये डबल बॉन्ड है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरी चीज़, इसके पास लोन पेयर है। अगर इसके पास लोन पेयर है और इसके पास OH है, डिफरेंट वैलेंसी हो गई। सिमिलरली ये वाला हिस्सा क्या है आपका? डिफरेंट वैलेंसी, और ये वाला क्या है? डिफरेंट वैलेंसी है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? डिफरेंट वैलेंसीज प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या है? ये GI शो करेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है आपकी, तो ये भी GI शो करेगा आपका। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए, एक आधे एग्जांपल और, जैसे कि ये एक और कर लेते हैं हम लोग, एक और करवा देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कोई सा एग्जांपल ये वाला करवा देते हैं, जैसे कि आइसोटोप वाला करवाते हैं। आइसोटोप वाला रह गया है, तो आइसोटोप के लिए Cl है, Cl है, डबल बॉन्ड है, Cl और ये Cl है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें मैं जैसे कि इसके बदल देता हूँ, 37 कर दिया, इसको 35 कर दिया, इसको 35 कर दिया, इसको 37 कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन है, सारे क्लोरीन है, कार्बन, हर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले एटम पे, कार्बन पे क्या है? क्लोरीन है, सारे क्लोरीन है और एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसे हैं नहीं, एक जैसा नहीं बोलेंगे इसको, एक जैसा क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसके आइसोटॉप डिफरेंट हैं। इसमें 37 है, इसमें 35 है, और मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि आइसोटॉप्स आर कंसिडर एज डिफरेंट वैलेंसीज। तो यहाँ पर जो आइसोटोप है, जो क्लोरीन है, इसको क्या लेना पड़ेगा आपको? डिफरेंट वैलेंसी लेना पड़ेगा। मतलब 37 वाला डिफरेंट होगा, 35 वाला डिफरेंट होगा। और अगर डिफरेंट है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली तो फॉलो कर दी इसने, ये वाला रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन फॉलो कर दिया। अब डिफरेंट वैलेंसी है कि नहीं? बिल्कुल है, 37 और 35 डिफरेंट है, इसमें भी 37 और 35 डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये GI शो करेगा। ठीक है, तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। देखो,
अब जो है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और अगले जो टॉपिक होगा या अगला जो लेक्चर होगा वो होगा साइक्लोएल्कीन्स पे पढ़ेंगे, जीआई, मतलब जीआई साइक्लोएल्कीन्स में किस तरीके से होता है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता है। उसमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बताऊंगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताऊंगा कैसे होता है कैसे नहीं होता, सब बताऊंगा। और उसके बाद आपको फिर एग्जाम्पल तो बहुत सारे करने आए, एग्जाम्पल तो बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त करवाऊंगा आपको, चिंता मत करिए। बस ये है कि आपको अपने दोस्तों तक फैलानी है ये चीज़ें, आप शेयर करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें और एक अपना एक फैमिली बना सकें अपनी। ठीक है, तो अपने भी स्टूडेंट्स और टीचर की एक फैमिली होती है, वो बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, स्टीरियो केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।